नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, मातरबारी बंदरगाह एक निर्माणाधीन बंदरगाह है जो स्थित है। तो ये बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मातरबारी बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर एक निर्माणाधीन समुद्री बंदरगाह है जो बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के मातरबारी क्षेत्र में स्थित है। ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया और ये बांग्लादेश हो गया, ये आपको म्यांमार हो गया, ये आपका चटगांव है और ये मातरबारी सोनापीडिया, ये दोनों ये आपको मातरबारी बंदरगाह है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्टीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलेस्टीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कोलेस्टीन एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग गंभीर संक्रमणों के उपचार के लिए पहली दवा के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि कोलेस्टीन का उपयोग कृषि में विशेष रूप से पशुओं के चारे में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि पशुधन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग विशेष रूप से उपचार के बजाय विकास को बढ़ावा देने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही है। एक जो है स्टेटमेंट एक जो है वो आपको गलत है। हाल ही में नाइजीरिया में एक अध्ययन में पाया गया है कि नवजात शिशुओं और उनकी माताओं में कोलेस्टीन प्रतिरोधी एंटीबायोटिक की मात्रा पाई गई है, भले ही दोनों का कोलेस्टीन से कोई उपचार नहीं किया गया है। कोलेस्टीन जो है एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। कोलेस्टीन जो है एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग गंभीर संक्रमणों के लिए अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। अंतिम उपाय, सीवर कोई डिजीज है तो उसके अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है और स्वास्थ्य सेवा सेटिंग में इसके सीमित उपयोग के कारण इसका प्रतिरोध एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। यह प्रतिरोध संभवतः कृषि में कोलेस्टीन के व्यापक उपयोग से उभरा है, विशेष रूप से पशुधन फीड में। कृषि में कैसे इसका उपयोग होता है, तो पशु को जो चारा खिलाया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो पशुओं को दूध जो बढ़ाया जाता है उसमें, खेती में एंटीबायोटिक दवाओं में इसका उपयोग विशेष रूप से उपचार के बजाय विकास को बढ़ावा देने में, रोगाणुरोधी प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका में इसका योगदान होता है। तो ये थी कोलेस्ट्रीन के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, सीएसआईआर द्वारा विकसित नई सब जीरो बैटरी एक्सट्रीम स्थितियों में पारंपरिक बैटरियों की सीमाओं को कैसे संबोधित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिकाऊ कैथोड उत्प्रेरक और एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट को शामिल करके। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में सीएसआईआर द्वारा विकसित नई बैटरी एक टिकाऊ कैथोड उत्प्रेरक और एक एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट को शामिल करके एक्सट्रीम स्थिति में पारंपरिक बैटरियों की सीमाओं को संबोधित करती है। यह अभिनव बैटरी डिजाइन जो है वो उप शून्य तापमान में प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देता है, जहां पारंपरिक बैटरी अक्सर विफल हो जाती हैं। टिकाऊ कैथोड उत्प्रेरक जो कोबाल्ट और लौह मिश्र धातुओं को नैनो कणों के साथ जोड़ता है, बैटरी के प्रदर्शन और अस्थायित्व को बढ़ाता है। एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी बहुत कम तापमान में भी चालू रहे। ये विशेषताएं बैटरी को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है, जो कि एक विश्वसनीय पावर प्रदान करती है। तो अभी जो सीएसआईआर के द्वारा जो बैटरी विकसित की गई है, वो पहले जो बैटरी यूज होती थी उसके मुकाबले ये उप शून्य तापमान में भी प्रभावी रूप से काम करती है। यानी कि अगर वो कोल्ड से कोल्ड सिचुएशन भी होगा तो उसमें वो बैटरी जो है वो काम करेगी और पहले के मुकाबले जो ट्रेडिशनल बैटरी यूज होती थी उसके मुकाबले काफ़ी अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में
धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन। और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 3 सही हैं, केवल 3 सही हैं, यानी कि सभी सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 25 जो है वो सभी नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 जो है उसमें कहा गया है कि कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता जिसकी आय का उपयोग सीधे किसी विशेष धर्म संप्रदाय के प्रचार और रखरखाव के लिए किया जा सकता है, यानी कि किसी ट्रस्ट के आय पे कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है घरेलू उपभोक्ता व्यय संरक्षण, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022-23, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आपको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया। घरेलू उपभोग व्यय पर इस सर्वेक्षण का उद्देश्य घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का पता लगाना, देश के ग्रामीण और शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए अलग अलग इसका वितरण ज्ञात करना। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण ने भारत के गरीबों में महत्वपूर्ण पोषण संबंधी कमियों को उजागर किया है, यानी कि पोषण संबंधी कुपोषण की समस्या, माल न्यूट्रिशन की समस्या देखी गई है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।